तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट ग्रुप में। ठीक है, आज हम लोग 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके यूपी बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तरीके से पूछे गए हैं, या हो सकता है कि वो एग्जैक्ट आपके एग्जाम में आए। यानी हमने ऐसे क्वेश्चन को उठाया है जो या तो पिछले साल पूछे हुए हैं या इस साल पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आराम से हल करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लेकर आते रहते हैं, जिसमें हम लोग बहुविकल्पी के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन को बारी बारी से अलग अलग वीडियो में हल करते हैं। ठीक है, और जिनको पूरा का पूरा मैथ पढ़ना है वो हमारे चैनल पर पढ़ सकते हो, क्योंकि हमने कक्षा 10वीं का पूरा मैथ A to Z यानी प्रश्नावली 1.1 से लेकर 14.1 तक यानी प्रायिकता तक बिना किसी भी क्वेश्चन को छुड़वाए हल करवा दिया है। और पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से या आप चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे और आप पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट की वीडियो भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा होगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है तो हम लोग उसी के हिसाब से तैयारी को करेंगे अपने। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है संख्याओं 15, 18, 24 का लसा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है, लसा यानी एलसीएम पूछ रहा है आपसे। लिखा है 15, उसके बाद 18 और फिर यहाँ पर 24। ठीक है, इसका हमको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो चलिए हम लोग इसका एलसीएम बता देते हैं। देखिए लसा होता क्या है कि अगर हम इसको इस तरीके से ऐसे निकालें, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, लसा क्या होता है, वह एक तरीके से छोटी संख्या या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करता है, एक्चुअल में छोटी से छोटी संख्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, वही उसका लसा होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसका लसा निकालें तो 2 से काटेंगे, 15 कटेगा नहीं, 2 9 18, 2 बरहम 24, फिर 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, लेकिन 12 कटेगा, 6 आ जाएगा, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6। अब 3 से अगर हम देखें तो 3 पच्चे 15, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। उसके बाद क्या कर सकते हो हम, 3 से इसको काटेंगे, 5 तो कटेगा नहीं, 3 एकम 3, 3 एकम 3। देखिए जब 1 आ जाता है तो समझ जाते हैं कि आपका लसा हो चुका है। ठीक है, अब बचा है 5, तो 5 को काटते हैं, 5 एकम 5, ये 1 है, ये 1 है, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड हो चुका। अब हम लोग अगर देखें ऐसे लिखेंगे 15 कामा 18 कामा 24 का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर यहाँ पर गुणे 3, फिर गुणे 3 और गुणे 5। इसका अगर हम गुणा कराएंगे जो रिजल्ट हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना हो गया यहाँ पर 8। ठीक है, और 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 और गुणे 8 और यहाँ पर गुणे 5 है। अब यहाँ पर देखिए 8 पन 40 हो जाएगा, 40 में 9 का गुणा करा देंगे तो 9 चौक 36 यानी 360। तो हमारा उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 360 हो जाएगा। यानी एलसीएम हमारा 360 है और वही हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए 360 लिखा हुआ है और वही आपका सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसको इरेज करेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले वाले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या होगी। यानी एक द्विघात बहुपद है, उसमें अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया है आपका। ऑप्शन अगर हम लिखें
तो ऑप्शन है आपका एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं या चार होते हैं। यानी एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है या चार हो सकता है। तो सबसे पहले जान लीजिए द्विघात बहुपद क्या होता है। एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात दो होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे अगर द्विघात बहुपद का हम लोग वो बनाएं, समीकरण बनाएं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, ये आपका इसका मूल रूप होता है द्विघात बहुपद का। इसमें जो बहुपद की अधिकतम घात होती है वो दो होती है। इसके दो शून्यक होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका अल्फा और एक होता है आपका बीटा। यानी इसमें अगर हम शून्यक की बात करें, इसमें दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद है तो अधिक से अधिक इसमें दो ही शून्यक हो सकते हैं। एक हो सकता है अल्फा और दूसरा हो सकता है बीटा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दो। यानी द्विघात समीकरण में या द्विघात बहुपद में शून्यों की जो संख्या होती है वो दो होती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, आपके स्क्रीन पर यहाँ पे लगा देते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद लगाते हैं हम लोग तीसरा वाला क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर में बोर्ड में पूछा हुआ है, इसी क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हुए हैं। ठीक है, और हो सकता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में छप जाए, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी पूरा का पूरा क्वेश्चन ही उठा कर क्या किया जाता है वहाँ पर पेपर में मैच करने लगता है। जब रिजल्ट आएगा तब हम वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि देखिए ये क्वेश्चन पढ़ाए थे और एग्जैक्ट वही मैच किया है। अभी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। लिखा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर के दो गुने से एक अधिक है। यदि हर में तीन जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान एक हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न जो होता है, भिन्न भिन्न दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है अंश और एक होता है हर। ठीक है, इसमें हमको अंश और हर मानना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है एक भिन्न का अंश उसके हर के दो गुने से एक अधिक है। यानी अगर हम मान लें कि माना जो हर है आपका वो है यक्स, तो जो अंश होगा वो हर के दो गुने से एक अधिक है। यानी हर का दो गुना करेंगे तो हो जाएगा दो एक्स, फिर प्लस वन। यानी हर के दो गुने से एक अधिक है। कौन अधिक है? आपका अंश अधिक है। तो जो भिन्न होगा वो क्या होगा? तो भिन्न बनता है अंश और हर से। तो अंश है दो एक्स प्लस वन और जो हर है वो है यक्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि यदि हर में तीन जोड़ दिया जाए, यानी ये जो भिन्न है इसका हर है यक्स, अगर हम लोग इसमें तीन जोड़ देते हैं, ऐसे हम तीन जोड़ दिए, तो कह रहा है कि भिन्न का जो मान होता है वो एक हो जाता है। ठीक है, भिन्न का मान कितना हो जाता है? एक। यानी जैसे ही हमने हर में तीन जोड़ा, भिन्न का मान कितना हो गया? एक हो गया। तो बताना है आपको कि वह भिन्न कौन सी है। तो चलिए बता देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बटे एक मानेंगे और तिर्यक गुणा कराएंगे। एक का दो एक्स प्लस वन में गुणा कराएंगे तो दो एक्स प्लस वन ही आएगा। एक्स प्लस तीन का एक में गुणा कराएंगे तो एक्स प्लस तीन हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है कि एक्स को इस तरफ लाएंगे, ये हो जाएगा दो एक्स माइनस एक्स, तीन अपनी जगह पर है, प्लस वन को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस वन हो जाएगा। दो एक्स में से एक्स घटाएंगे तो बचेगा एक्स, उसके बाद तीन में से एक जाएगा, बचेगा दो। यानी एक्स का मान कितना आ गया? दो आ गया। इसका जो हर है, हर कितना हो गया? अब हर को हमने एक्स माना था तो हर आ गया आपका दो। उसके बाद जो अंश है, अंश हर के दो गुने से एक अधिक था, तो यानी दो गुणे एक्स की जगह पर दो फिर प्लस वन, ये हो जाएगा दो दूना चार, चार में एक जोड़ देंगे तब पाँच हो जाएगा। यानी जो आपका अंश है वो पाँच है और जो हर है वह है आपका दो। तो भिन्न क्या हो जाएगा?
भिन्न होता है अंश बटा हर। अंश का मान है 5 बटा हर का मान है 2। ये हो गया 5/2 और यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका मैच किया? तो यहाँ पर देखिए आप 5/2 पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 5/2 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्रश्न की तरफ। इसको यहाँ पर हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 225 बराबर 0 में यक्स का मान है। तो यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर माइनस 225 बराबर 0 में यक्स की वैल्यू क्या है? तो इसको कैसे पता करेंगे हम लोग? ये माइनस से उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी यक्स स्क्वायर बराबर प्लस 225। स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट में 225। 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15 होता है। अगर आपने केवल 15 लिखा तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। ठीक है, अगर आप केवल +15 लिखते हो तब पर भी गलत है, या केवल -15 लिखते हो तब पर भी गलत है। वर्गमूल जब निकाला जाता है तो प्लस माइनस दोनों में निकाला जाता है, यानी जो यक्स की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस कितना होगा? 15 होगा। तो कौन से विकल्प में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए दिया है +-15 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 5वां। कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वांतर -4 तथा 10वां पद -8 तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। यानी देखिए यहाँ पर क्या किया है, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन उठाया है। कह रहा है कि इसका सार्वांतर है -4। सार्वांतर को डी से दर्शाते हैं, डी बराबर है -4। उसके बाद कह रहा है इसका 10वां पद, यानी a10 बराबर दिया है। इसका 10वां पद है 8, यानी n का मान आप 10 रख सकते हो। तो a बराबर आपसे पूछा जा रहा है, यानी इसका पहला पद बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको लगा देते हैं। कौन से फार्मूले से? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस सवाल को लगा देंगे। तो an मतलब होता है a10 बराबर a तो पूछ ही रहा है, n का मान देखिए 10 है, तो 10 - 1 गुणे d का मान है -4 रख देते हैं। a10 का मान दिया है, a10 का मान कितना है? 8 है, तो 8 रख देंगे बराबर यहाँ पर a है, फिर प्लस 10 में से 1 जाएगा बचेगा 9 गुणे -4। तो 9 का 4 में अगर हम लोग गुणा करवा देंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। तो 8 बराबर a, लेकिन प्लस माइनस माइनस की 36 हो जाएगा। -36 को इस तरफ लाएं तो +36 हो जाएगा। ये हो गया a। 36 को 8 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। यानी इसका जो प्रथम पद है वो है आपका 44। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, अच्छा 44 इसमें नहीं दिया है, 8 से 14, अरे 44 नहीं दिया है, लेकिन इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। वो जो -40 है वहाँ पे 44 होना चाहिए था, क्योंकि देखिए यहाँ पर कह रहा था कि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 है। उसके बाद इसका 10वां पद -8 है। हम ही लोग गलती किए हैं, यहाँ पर माइनस रहना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? -8। तो यहाँ -8 हो जाएगा। अब देखिए ये -8, तो 36 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ पर हो जाएगा 16 में से 8 गया 8, यानी 28 हो जाएगा। इसका जो पहला पद है वो 28 है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखिए लिखा हुआ है 28 और वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -8 था जो कि हम लोग 8 रख कर सॉल्व कर रहे थे, तब 44 आ रहा था। यहाँ -8 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 36 में से 8 को घटाएंगे तो 28 बचेगा और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ पर देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु उनके आमाप समान न हो कहलाती हैं। अब चार ऑप्शन लिखा है, समान आकार, सर्वांग सम, समरूप आकृतियां या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दो आकृतियां ऐसी हैं जिनका यहाँ पर आकार समान हो परंतु उनके आमाप समान न हो। यानी आकार समान हो से मतलब क्या है, आकार समान है सो मतलब ये है कि वो दिखने में एक जैसी दिखे, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है परंतु उनके आमाप समान न हो। आमाप का मतलब होता है इनकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो। तो बताइए ये कौन सी आकृतियां होंगी। चार ऑप्शन दिया है, समान आकार, सर्वांग सम, समरूप आकृतियां या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, आकार समान होने से मतलब ये होता है कि उनका जो बनावट है वो सेम सेम है, ठीक है, परंतु उनके आमाप समान न हो। आमाप का मतलब होता है उनकी भुजाएं समान न हो। तो आप बताइए ऐसी आकृतियां जो देखने में बिल्कुल हूबहू एक दूसरे की जैसी लगे बट उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो या लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको बोला जाता है समरूप आकृतियां, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है, समरूप आकृतियां। जब आप पाठ 6 पढ़ोगे तो समरूप आकृतियां आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो यानी वो दिखने में एक जैसी दिखे और उनके आमाप अलग अलग हो। आमाप अलग अलग से होने से मतलब ये है कि उनकी लंबाई चौड़ाई अलग है। जैसे सपोज करिए कि मान लेते हैं तो दोनों हम सेम सेम बना दिए हैं, एक जैसा दिखाई दे रहा है, एक हम ये बना देते हैं और एक ये बना देते हैं। इन दोनों का कंपेयर करते हैं। सपोज करिए कि इसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर और इसकी है मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है। इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है तो इसका भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। लेकिन क्या ये एक दूसरे के आमाप में बराबर है, यानी क्या इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर है? आपस में नहीं बराबर है, ठीक है। यानी ये 10 है तो ये 2 है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। हालांकि ये 2 2 2 यहाँ पर इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी और ये 10 है तो ये 10 चारों भुजा बराबर होगी। यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिखना चाहें तो 2 सभी जगह लिख देंगे। यानी ये भी एक तरीके का वर्ग है, ये भी एक तरीके का वर्ग है। इसको भी आप वर्ग ही बोलोगे, इसको भी आप वर्ग ही बोलोगे। क्या ये समरूप हैं कि सर्वांगसम है? तो आप कहोगे सर ये समरूप आकृतियां हैं, यानी ऐसी आकृतियां जो दिखने में समान दिखाई देती हैं परंतु उनका आमाप जो होता है वो बराबर नहीं होता, वो समरूप आकृतियां होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही होता है, समरूप आकृतियां, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसको इरेज करके हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है। इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी है। तो यहाँ पर देखिए मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। जब भी मूल बिंदु से आपका दूरी पूछेगा तो आप एक फार्मूला याद रखिएगा, d बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डी बराबर क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स वाई क्या है, ये निर्देशांक बिंदु है। जैसे दिया है ना -6, 8, तो ये x है और ये y है, यानी x का मान है -6 और y का मान है 8। तो इसी पर रख देंगे तो d बराबर हो जाएगा -6 का स्क्वायर फिर +8 का स्क्वायर। तो d बराबर -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और 8 का हो जाएगा 64। तो 36 और 64 हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। यानी इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 10। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी देखिए लिखा है 10 और वही आपका सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कर रहा है कि 2 tan 30 बटे 1 + tan² 30 का मान होगा।
4 ऑप्शन दिया है, साइन 60, कॉस 60, टेन 60 और साइन 30। तो इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले सवाल देखिए, लिखा है 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, जबकि 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन कौन से? साइन 60, कॉस 60, टेन 60, साइन 30, ये मान दिए हुए हैं। ठीक है, अब करना क्या है हमको कि यहाँ पर देखिए, इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक तो ऐसा है कि आप मुँह ज़बानी बता सकते हो, एक ऐसा है जो कि आप मान रख कर हल करोगे। अगर इसका मान रख कर हल करोगे, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, कम से कम आपका 5 मिनट तो खा ही जाएगा, जबकि बहुविकल्पी क्वेश्चन को मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट में हल करना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा और समय लिए तो 2 मिनट। 2 मिनट से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको समय नहीं देना होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमको कुछ ऐसा तरीका बताया जाना चाहिए जिसकी वजह से हम चाहें तो इसको 1 मिनट या 2 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हैं, या मुश्किल से मुश्किल 30 सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, फार्मूला एक होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है आपका साइन 2 थीटा का। ये फार्मूला किसका होता है? साइन 2 थीटा का। अब अगर आप इस सवाल को और इस फार्मूले को देखो तो कुछ भी अंतर नहीं नज़र आ रहा होगा सिवाय थीटा के, यानी जहाँ 30 अंश है वहीं पर थीटा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम थीटा की जगह पर 30 अंश यहाँ पर रख दें तो ये साइन 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा की जगह पर अगर हम 30 अंश यहाँ पर रख दें तो यहाँ गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पर 2 का 30 में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा साइन 60 अंश। इसका मतलब ये है कि इस पूरे की वैल्यू जो आएगी वो आएगा साइन 60 अंश। ठीक है, किस फार्मूले से? ये वाला फार्मूला है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा? साइन 60, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर मुँह ज़बानी बता सकते हो आराम से। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा है आपसे कि एक क्षण की लंबाई उसकी छाया के अनुपात 1/√3 है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यानी एक क्षण की लंबाई का उसकी छाया से जो अनुपात है वो है 1/√3। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सपोज करिए कि यहाँ पर एक वस्तु खड़ी है और यहाँ पर सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है, तो सूर्य इस पर जब प्रकाश डालेगा तो इसकी छाया इधर बनेगी। अब इस छाया की छाया हो गया और ये हो गया मान लेते हैं वस्तु। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ थीटा बनेगा, यानी उन्नयन कोण बनेगा, और इसी का मान हमसे पूछ रहा है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण। सूर्य का उन्नयन कोण से मतलब होता है यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका थीटा बन गया। हालांकि होता तो यहाँ से है, इस तरीके से ये वाला कोण बनेगा, एकांतर कोण से ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बेसिकली आपको इतना ध्यान यहाँ नहीं देना है, बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको पता करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर कहा है कि क्षण की लंबाई, ये क्षण है, ये जो वस्तु है ये क्या है? एक तरीके का क्षण है। तो क्षण की लंबाई, तो क्षण की लंबाई मान लेते हैं एच है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उसकी छाया से जो अनुपात है, यानी क्षण की लंबाई और छाया, छाया को मान लेते हैं यक्स है। ठीक है, इनका जो अनुपात है वो कितना है? 1/1/√3। तो हमको उन्नयन कोण बताना है, तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने एक भुजा लंब है और ये है आधार। इसका मतलब ये है tan थीटा लगेगा। तो कह रहा है कि यहाँ पर tan थीटा बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं? h/x लिख सकते हैं। अब h/x ये अनुपात में है और इनका मान दिया हुआ है आपके प्रश्न में 1/√3। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3, क्योंकि आपके सवाल में दिया है अनुपात जो है वो 1/√3 है, और अनुपात का मतलब होता है बटा। अब देखिए tan के पदों में 1/√3 किसका मान होता है?
tan 30 अंश का, तो बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan 30 अंश, tan से tan खत्म, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 अंश, यानी जो उन्नयन कोण आपका आएगा निकल कर वो आएगा आपका 30 अंश। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा है 30 अंश और वही आपका उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, चित्र में यदि ओ केंद्र के वृत्त की पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं और कोण क्यू पी आर बराबर 46 अंश, तो कोण क्यू ओ आर का मान बता दीजिए। बेसिकली यहाँ पर चित्र दिया था, हम चित्र बनाए नहीं है, हम सवाल पढ़कर चित्र बना देते हैं। लिखा है चित्र में एक वृत्त होना चाहिए जिसका केंद्र O है, वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ पर P बिंदु है, एक है आपका PQ और एक है आपका PR। PQ और PR कह रहा है कि यहाँ पर जो कोण QPR है वो 46 अंश का है। कोण QPR ये कितने अंश का है? 46 अंश का है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तो कोण QOR का मान होगा, कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए Q, उसके बाद यहाँ पर QOR, यानी ये वाली वैल्यू आपसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप बेसिकली देखो तो ये वाला मान आपसे क्या किया गया? पूछा गया। तो आप देख रहे हो कि ये एक चतुर्भुज बना रहा है QOR और P, और चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी अगर हम QOR फिर प्लस QPR इन दोनों को जोड़ें तो जो मान होना चाहिए वो होना चाहिए 180 अंश, जिसमें से हमारा ये जो QPR है ये दिया है, कितना दिया है? 46 अंश, और यहाँ पर 180, 46 को उस तरफ भेज दीजिए, ये हो जाएगा आपका QOR बराबर 180 अंश माइनस 46। अब क्या करना है? घटा देना है। तो घटाएंगे तो कोण QOR बराबर हो जाएगा 134 अंश, और यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा है 134 अंश। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11वां। कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होती है। तो यहाँ पर देखिए चाप की लंबाई बेसिकली आपसे पूछा है, चार ऑप्शन दिया है ABCD, चारों ऑप्शन को लिखते हैं फिर समझते हैं चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है। जैसे पहले में लिखा है थीटा बटा 360 गुणित यहाँ पर 2πr, फिर दूसरा लिखा है आपका यहाँ पर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर लिखा है तीसरा वाले में थीटा बटा 360 बटा आर, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन लिखा है थीटा बटा 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली ये दो ऑप्शन जो है यहाँ पर दो होना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से, क्योंकि ऑप्शन मैच करने लगते हैं ना। देखिए ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सेम सेम हो जाता, तो यहाँ पर दो कर देते हैं ताकि ऑप्शन मैच ना करे। हालांकि यहाँ पर दो लिखा होगा, हम शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। फिलहाल देखिए हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि आप बताइए कि इसकी चाप की लंबाई क्या होगी। तो आप जानते हो त्रिज्यखंड इस तरीके से होता है आपका, ये है आपका थीटा, ये है आर, ठीक है, और ये है यल। यल क्या होता है? चाप की लंबाई। देखिए चाप की लंबाई के लिए फार्मूला जो होता है वो होता है थीटा बटा 360 गुणित 2πr,
यही फार्मूला होता है, थीटा बटा 360 गुणित 2 पाई आर। तो अगर देखें कौन से ऑप्शन में हमारा ये वाला मैच कर रहा है, जो से ऑप्शन में मैच करेगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन देखिए, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, पहला ये ऑप्शन मैच कर रहा है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो बोर्ड पेपर आपका क्या करता है, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है, जैसे इसमें पूछा है, ठीक है। बहुत बार तो वो क्या करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ लेता है। अगर यही पूछता त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल एरिया बराबर होता थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो ये दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है, क्वेश्चन तो हालांकि पूछवा ही करेगा। तो चलिए इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कर रहा है, किसी शंकु का आयतन होता है। देखिए डायरेक्ट फार्मूला से ही क्वेश्चन पूछ लिया, कह रहे कि शंकु का आयतन होता है। तो आप बताओ, शंकु कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें अगर देखें तो ये इसकी ऊंचाई है और ये त्रिज्या है, यानी एच है और ये है आपका आर, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसका आयतन। और ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग यल से दर्शाते हैं। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कौन से ऑप्शन में लिखा है, पहले ही ऑप्शन में लिखा है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपका सही उत्तर है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बेसिकली ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप टिक करोगे, नहीं याद है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें फार्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा है, लिखा है यदि 5, 10, 15 फिर आर फिर 20 फिर 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है, तो आर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या दिया है, 5, 10, उसके बाद 15, उसके बाद आर, फिर यहाँ पर 20, फिर 35, उसके बाद है 40, ठीक है। ये दिया हुआ है और इसका समांतर माध्य दिया है। समांतर माध्य कितना दिया है, समांतर माध्य दिया है इसका यहाँ पर 21, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, इस आर का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। समांतर माध्य बराबर क्या फार्मूला होता है, बेसिकली ये माध्य होता है लेकिन अंतराल वाला नहीं, बिना अंतराल वाला। समांतर माध्य बराबर होता है फार्मूला पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पर पदों से मतलब ये होता है कि कुल कितने पद हैं, यानी ये जितने लोग हैं इन सभी को जोड़ना पड़ेगा और जितनी संख्या में है उनसे भाग करना पड़ेगा। तो समांतर माध्य बराबर हो गया 21 बराबर, अब पदों का योग इसको जोड़ते हैं। तो देखिए 5 फिर 10 15 फिर आर फिर 20 फिर 35 फिर 40, ये कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 लोग हैं, ठीक है। अब 21 का 7 में गुणा करवा दीजिए तो 147 हो जाएगा। 21 सत्ते 147 होता है। अब इसको जोड़ते हैं, तो देखिए जोड़ लीजिए, 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 30 80, 80 और 40 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 120 हो जाएगा। 120 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 125 और फिर प्लस आर। 125 को घटा देते हैं 147 में से, तो 147 माइनस 125 बराबर आर के।
अब अगर आप 147 में से 125 को घटाएंगे तो बचेगा आपका कितना, 22 बचेगा। यानी 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2, 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2। यानी जो आर की वैल्यू निकल कर आ रही है वो 22 है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देखिए 22 लिखा हुआ है और वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए इसको मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। तो देखिए किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। जब हमने प्रायिकता पढ़ाया था आपको तो बताया था कि जो प्रायिकता का मान होता है, प्रायिकता का जो मान होता है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होता और 1 से बड़ा नहीं होता। यानी 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है प्रायिकता का मान, या तो 1 हो सकता है या तो 1 से छोटा हो सकता है। लेकिन 0 से छोटा यानी ऋणात्मक में प्रायिकता कभी नहीं होती और 1 से बड़ा प्रायिकता कभी नहीं होती। और सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो यानी पीई, चाहे वो निगेटिव हो यानी पी डैश ई, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कुल प्रायिकताओं का योग जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका 1 वाला ही सही होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 1 और वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति में 3 लोग आते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति, प्रवृत्ति लिखा है ना, हाँ। केंद्रीय प्रवृत्ति में 3 लोग आते हैं। यानी जब आप सांख्यिकी पढ़ते हो तो सांख्यिकी में 3 चीजें पढ़ते हो। एक्चुअल में वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ही आपको पढ़ाई जाती है। एक आप पढ़ते हो माध्य, एक पढ़ते हो आप माध्यक, जिसे आप माध्यिका भी बोलते हो, एक आप पढ़ते हो बहुलक। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति में आप 3 चीजें पढ़ते हो, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, बाकी जो बच जाते हैं वो उसके अंग होते हैं। जैसे में 4 ऑप्शन दिया है चूज करने का कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी है। पहला ऑप्शन है बारंबारता, देखिए लिख ही देते हैं ऑप्शन बारंबारता। दूसरा जो ऑप्शन है आपका संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। उसके बाद यहां पर तीसरा है वर्गांतराल, वर्गांतराल है। और चौथा जो है आपका बहुलक। ठीक है, अब आप बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति में आप 3 चीजें पढ़ते हो, माध्य, माध्यिका और बहुलक, और इसमें ऑप्शन में लास्ट वाले में दिया है बहुलक। बाकी बारंबारता आप माध्य में निकालते हो, संचयी बारंबारता आप माध्यक में निकालते हो, वर्ग अंतराल तीनों में होता है, माध्य में भी होता है, माध्यक में भी होता है और बहुलक में भी होता है। इसका मतलब ये तीनों नहीं होंगे, होगा कौन सा, बहुलक। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन है, बहुलक है। अगर बहुलक की जगह पर माध्यक या माध्य दिया होता तब पर भी वो आपका क्या होता, सही हो जाता। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो सही उत्तर है, बहुलक, और वही आपका यहाँ पर सही माना जाएगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और फिर बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है। यानी एक गोला है, उसका आप आयतन निकालिए और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए और आप देखोगे कि दोनों मान बराबर हैं। फिर कह रहा है उस सबसे छोटे बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसमें यह गोला ठीक ठीक रखा जाता है। तो बेसिकली कहना ये चाहता है कि देखिए आपके पास एक गोला है,
ठीक है। इस गोले का जो आयतन है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, यानी जो वॉल्यूम है वो सरफेस एरिया की क्या है, बराबर है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर इसकी त्रिज्या है, ठीक है। उसके बाद जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r²। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए। जैसे 4 से 4 खत्म, पाई से पाई खत्म, 2 त्रिज्या से यहाँ पर 1 त्रिज्या खत्म, यानी 2 त्रिज्या से 2 त्रिज्या इधर खत्म। तो बचेगा 1/3। यहाँ पे 3 त्रिज्या था, यहाँ पर 2 ही था, तो 1 को यहाँ पर बचा रहेगा, बराबर इधर 1 बचा। तो तिर्यक गुणा कर दीजिए 3 का 1 में, तो 3 ही हो जाएगा, यानी इसकी जो त्रिज्या आई वो आ गई 3, ठीक है। अब करना क्या है कि इस गोले को एक बेलन में भरना है, ठीक है। और ये बेलन छोटा से छोटा होना चाहिए जिसमें ये पूरा का पूरा जो गोला है वो आ जाए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर चित्र बनेगा जिसमें गोले को बेलन के अंदर बेसिकली रखा जाएगा। तो पूछ रहा है उसका आयतन बताइए, यानी उस बेलन का आयतन बताइए जिसमें ये गोला पूरा का पूरा रखा जाएगा। तो देखिए, अगर ये केंद्र है ओ मान लेते हैं, तो केंद्र से यहाँ अगर देखेंगे ये त्रिज्या हो जाएगा, और केंद्र से ऐसे ऊपर जाएंगे ये भी त्रिज्या हो जाएगा। अगर दोनों त्रिज्याओं को मिला दें तो ये बन जाएगा आपका क्या, आपका बेलन का ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 2r। और जितनी बेलन की त्रिज्या हो जाएगी उतना ही आपका गोले का भी त्रिज्या रहेगा, क्योंकि एकदम ऐसा रखना है कि पूरा का पूरा गोला उसी में आ जाए। यानी r बराबर यहाँ पर आपको 3 लेना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 3, यानी ये हो जाएगा 6, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है हमको h की वैल्यू पता है और r की वैल्यू पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उस बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेसिकली बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई r²h। पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि आपके विकल्प में पाई का मान नहीं रखा है। r की वैल्यू कितना रखोगे आप, 3 रखोगे, 2 बार रखना पड़ेगा आपको। और h का मान कितना निकाले हैं, 6। देखिए 3 त्रिक का 9 और 9 छक 54, यानी ये हो जाएगा 54 पाई। यानी उस छोटे से छोटे बेलन का आयतन जिसमें ये गोला आराम से फिट हो सकता है, उसका आयतन आ गया 54 पाई। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 54 लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं और इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। यानी यहाँ पर बेसिकली ये कहा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा की वैल्यू बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब हम लोग देखेंगे कि cos के पदों में 1/2 किसका मान होता है, तो ये होता है 60 अंश का। यानी ये हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर cos 60 अंश। तो cos से cos क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 3 थीटा बराबर 60 अंश। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60/3। 3 से अगर हम काट देंगे तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 20। यानी अगर 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान हो जाएगा 20 अंश। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी देखिए 20 अंश लिखा है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन लग चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बिंदु -3, 4 की यक्ष अक्ष से दूरी है। देखिए यहाँ पर बिंदु दिया है -3, 4 और पूछ रहा है यक्ष अक्ष से दूरी। देखिए जब आपसे यक्ष अक्ष से दूरी पूछे तो आप y का मान बताइएगा, और जब y अक्ष से यक्ष की दूरी पूछे
तो आप वहाँ पर यक्स की वैल्यू बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स अक्ष से दूरी पूछा है तो हम लोग वाई की वैल्यू बताएंगे 4 और यही हमारा उत्तर हो गया, बस और कुछ नहीं करना है। बस इतना बात ध्यान रखना है, यक्स अक्ष से पूछेगा तो वाई की वैल्यू बतानी है, वाई अक्ष से पूछेगा तो यक्स की वैल्यू बतानी है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा हुआ है 4 और वही आपका सही उत्तर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। बहुत ज़्यादा ये कुछ भी नहीं था, मुँह ज़बानी बताना था आपको, ठीक है, आपने बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सभी समरूप त्रिभुज होते हैं। कैसे होते हैं? समद्विबाहु होते हैं, समकोण होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समबाहु होते हैं। देखिए सभी त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं अगर वो समबाहु हों तो। क्यों? क्योंकि समबाहु में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है और भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यहाँ पर भी 60 अंश, यहाँ पर भी 60 अंश, यहाँ पर भी 60 अंश। अब आप कहोगे सर ये तो सर्वांग सम हो गया, सभी अंग सम हैं और सभी कोण भी सम हैं, यानी सभी कोण बराबर हैं और सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये सर्वांग सम क्यों नहीं हुआ? देखिए अगर हम इसकी भुजा 6 मानते हैं तो ये सभी 6 होगा और इसकी भुजा 3 मानते हैं तो ये सभी 3 होगा। सर्वांगसम में क्या होता है कि आप दिखा सकते हो ये दोनों त्रिभुज आपका किससे? कोण 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 से सर्वांगसम होगा, लेकिन अगर आप साइड से दिखाने जाओगे तो यहाँ पर साइड इसका बराबर ही नहीं है, ठीक है। जबकि सर्वांगसम समरूपता में क्या होता है कि दो त्रिभुज जिसका एक कोण बराबर हो, जैसे अगर हम ऊपर वाला 60 अंश देखें तो इसका एक कोण बराबर है 60 अंश और उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर रहे। जैसे अगर हम 6/3 लिख दें तो बराबर ये 6/ इस 3 के हो जाएगा और इसको काटेंगे तो दोनों तरफ 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा है कि यदि 1/x² + 5 = 1/9 तो x का मान होगा। ये बोर्ड पेपर में पूछा हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन है। लिखा है 1/x² + 5 = 1/ यहाँ पर 9 है, तो x का मान बताइए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, तिरिया गुणा करवा देना है। 9 का 1 में करवाएंगे 9 हो जाएगा, x² + 5 का 1 में करवाएंगे तो x² + 5 हो जाएगा। +5 जो है बराबर किस तरफ आएगा तो -5 हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4 बराबर x², स्क्वायर इस तरफ आएगा तो हो गया 4। अब 4 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो कितना आता है? 2 आता है। लेकिन क्या 2 ही आता है? नहीं, +-2 आता है। +-2 यानी जो x की वैल्यू आई वो +-2 आई। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है +-2 और यही आपका क्या है? सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 को सॉल्व कर लिया, ठीक है। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में भी आएंगे, तो क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़िएगा और कोशिश करिएगा 1-2 मिनट के अंदर उसका उत्तर दे लें। अगर आपको 2 मिनट से ज़्यादा समय उसमें लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको वो क्वेश्चन लेंदी लग रहा है, ठीक है। आप उसको कोशिश करिएगा कि कम से कम समय में सॉल्व करें। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, जहाँ पर हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और वहाँ पर 2 नंबर के बहुत अच्छे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में पहले पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।